everyone. So in today's class, what we are going to discuss is your essay writing. Essay writing बच्चे आपके writing मॉड्यूल का सेकेंड क्वेश्चन है. और अगर एग्जाम की सीक्वेंस की बात की जाए तो स्पीकिंग से पेपर स्टार्ट होता है. स्पीकिंग के 5 क्वेश्चंस हैं. उसके बाद आता है आपका समराइज रिटन टेक्स्ट और उसके बाद आता है एसे राइटिंग. एग्जाम में यूजुअली आपको 1 या 2 एसेज आ जाते हैं. रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन है जहाँ पे 3 एसेज भी पेपर में आते हैं. एक एसे करने के लिए आपको टाइम कितना मिलता है? 20 मिनट्स. अगर 2 एसे आएंगे तो कितना टाइम मिलेगा? 40 जी नहीं, 20 मिनट्स ईच. सो अगर 2 एसे आएंगे तो 20 मिनट्स एक एसे राइटिंग के अलग, 20 मिनट्स अगली राइटिंग के अलग. यू विल नेवर सी अ टाइमर ऑफ टोटल 40 मिनट्स और 60 मिनट्स. टाइमर आपको हर बार एक एसे के लिए 20 मिनट्स का ही दिखेगा. जब वो टाइम खत्म हो जाएगा स्क्रीन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट हो जाएगी और तब वहाँ पे आपको जो नेक्स्ट टाइमर मिलेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर आपको आई एग्जाम में तो फिर से 20 मिनट्स के टाइमर के साथ आए. एक एसे लिखने की वर्ड लिमिट क्या है? 200 to 300 वर्ड्स. और ये लिमिट सबने ध्यान रखनी है क्योंकि इस लिमिट को ना ही हमने एक्सीड करना है ना ही इससे कम लिखना है. अब हम आगे रूल्स के बाद टेम्पलेट डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी आप लोगों का 200 एंड अबव है. सो इन एनी केस अगर आप अपने आप से कम पॉइंट्स पे फिट कर पाते हो तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हम ये मिनिमम लिमिट तक नहीं पहुंच पाए, बिकॉज दिस यू आर गोइंग प्रिपेयर्ड विद. ये तो आप प्रिपेयर करके ही जा रहे हो. स्कोरिंग की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज है ध्यान देने वाली. एक एसे स्कोर होता है 15 पॉइंट्स पे. अब ये 15 पॉइंट्स 7 चीजों को बना के मिलते हैं. अब ये 7 चीजें क्या है? सबसे पहले होता है आपका कंटेंट, फिर है फॉर्म, ग्रामर, स्पेलिंग्स, लिंग्विस्टिक रेंज, वोकैब और उसके साथ आपका एक और जो पैरामीटर आ जाता है वो है आइडियाज की डेवलपमेंट प्लस कोहेरेंस. 15 पॉइंट है. वो इन स्किल्स में डिवाइड कैसे हुए हैं? कंटेंट 3 पॉइंट्स पे, फॉर्म 2 पे, ग्रामर 2, स्पेलिंग 2, लिंग्विस्टिक रेंज 2, वोकैब 2 एंड कोहेरेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया 2. 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15. तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो मिलके आपके एसे के 15 पॉइंट बनाते हैं. ग्रामर में अगर एक मिस्टेक करोगे -1, 2 मिस्टेक्स करोगे 0 हो जाएगा. एक स्पेलिंग एरर -1, 2 स्पेलिंग एरर 0. लिंग्विस्टिक रेंज प्रॉपर होनी चाहिए. लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक और वोकैबुलरी आपकी एकेडमिक होनी चाहिए. एब्रीविएशंस यूज नहीं करनी है. शॉर्ट फॉर्म्स ये आपने यूज नहीं करना है. टेक अ चेयर प्लीज. एब्रीविएशंस नहीं यूज करनी है, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करनी है, साइंस नहीं यूज करने हैं. इन चीजों से आपका स्कोर डिडक्ट होगा राइटिंग. सो अगर कहीं पे मैंने डोंट का यूज करना है मैं उसको पूरा डू नॉट लिखूं. अक्सर बच्चे सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं एटसेट्रा. etc डॉट नहीं लिखोगे, पूरा एटसेट्रा लिखोगे. और एक चीज, टाइपिंग में अगर आप कंप्लीटली कैपिटल लिखते हो तो भी आपको कोई स्कोर नहीं मिलेगा. कि आपका कैप्स लॉक ऑन है कीबोर्ड पे और सारे वर्ड्स कैपिटल में टाइप कर दिए. कैपिटल क्या आना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अगर कोई प्रॉपर नाउन है वो, या फुल स्टॉप के बाद जब न्यू सेंटेंस शुरू करते हो तो उसका पहला लेटर. अगर मैंने फुल स्टॉप के बाद सपोजिंगली ऐसे राइटिंग ये मेरा सेंटेंस था, यहाँ फुल स्टॉप के बाद मैंने द लिखा है तो सिर्फ ये टी लेटर जो है मेरा वो कैपिटल आएगा. उसके अलावा कुछ कैपिटल नहीं आएगा. उसके अलावा क्या कैपिटल आएगा? अगर कोई प्रॉपर नाउन दिया गया है तो
प्रॉपर नाउन्स, किसी भी जगह का नाम, किसी यूनिवर्सिटी का नाम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर नेम है तो कैपिटल आएगा, नहीं तो कैपिटल नहीं यूज होगा। डेवलपमेंट एंड कोहेरेंस, कि बच्चे ने एसे से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी है क्या वो आपस में तालमेल खाती है, सेंटेंसेस का आपस में कोई लॉजिकल मीनिंग बन रहा है, और पैराग्राफ्स क्या आपस में कनेक्टेड है। सो हर एसे को हम मेजर 4 पैराग्राफ्स में अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहला जो पैराग्राफ होगा वो होगा आपका इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन के बाद आएगा बॉडी पैराग्राफ 1, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 2 और लास्ट में कंक्लूजन जरूरी है। तो इन 4 पैराग्राफ्स में हम डिवाइड करेंगे। अब बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में हो सकता है कभी वन साइडेड अटेम्प्ट आए, सारे ही एडवांटेजेस हो या सारे ही डिसएडवांटेजेस हो, या आपसे आपका ओपिनियन माना गया है, आपको लगता है उस स्पेसिफिक आइटम के कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं, तो आप एक वन साइडेड पैराग्राफ लिख दोगे एडवांटेजेस और दूसरा पैराग्राफ डिसएडवांटेजेस का दे दोगे, और लास्ट में उस स्टेटमेंट को हम कंक्लूजन की हेल्प से कंक्लूड कर देंगे। इन सब पैरामीटर्स में से मैंने अपने ध्यान दिया तो ग्रामर से बोलना शुरू किया, तो मैंने ये दोनों अभी तक नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें अगर कंटेंट क्या है जो इससे की स्टेटमेंट आई है उससे रिलेटेड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दूं। मैंने पूरा एक फिक्स्ड फॉर्मेट ऐसा याद कर लिया है जिसमें सारा टेक्नोलॉजी के बारे में दिया हुआ है। इन द एग्जाम मेरे को कोई ऐसा टॉपिक नहीं आया जो कहीं से भी टेक्नोलॉजी पे रिलेट करता हो। इसका मतलब मेरा कंटेंट बिल्कुल मैच नहीं करा, है ना। अगर किसी स्टूडेंट का कंटेंट में 0 पॉइंट्स आते हैं तो कंप्लीट एसे में 0 मिलेगा आउट ऑफ 15। ग्रामर कितनी भी अच्छी हो, स्पेलिंग कितने भी अच्छे हो, कोई फायदा नहीं है। सो अगर कंटेंट बिल्कुल मिसमैच है तो एसे कंप्लीट 0। सेम है फॉर्म पे। फॉर्म है क्या? आपकी वर्ड काउंट को फॉर्म कहते हैं। रूल में मैंने पहले बताया था, वर्ड काउंट है 200 से 300 के बीच में। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे 120 से कम लिखता है, एग्जाम में हम कंफ्यूज हो गए, भूल गए, या खुद से सेंटेंसेस बनाने ही नहीं आए, स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से इतना पजल हो गए कि इससे कम लिख दिया, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट। मैक्सिमम टाइम जितने हम एसेस कवर करते हैं आपको उन्हीं में से ज़्यादा स्टेटमेंट पैराफ्रेज होके आ जाएगी, लैंग्वेज थोड़ी सी मोल्ड होके आ जाएगी, टॉपिक्स वही रहते हैं। अब एज अ स्टूडेंट मैं बहुत खुश हो जाऊंगी कि मैंने ये ऐसे बहुत अच्छे से किया हुआ है और मेरे को एग्जाम में सेम आ गया है। सो बच्चे ओवर अटेम्प्ट कर देते हैं कि वर्ड लिमिट भूल जाते हैं कि छोड़ो आता है लिखते जाओ। तो लिखते जाओ के चक्कर में अगर आप 380 को क्रॉस कर गए या डर के 120 से कम लिखा तो फॉर्म पे आएगा 0, और अगर फॉर्म पे भी 0 है तो भी कंप्लीट एसे में 0 है। ये याद रखना, कंटेंट और फॉर्म पूरे 15 पॉइंट्स को इफेक्ट करते हैं, जबकि ग्रामर, स्पेलिंग्स और लिंग्विस्टिक और वोकैबुलरी ये सिर्फ अपने अपने तक ही केटर करते हैं। सो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि ऐसे की स्टेटमेंट कुछ बोल रही है, हम एंटायरली कुछ और स्टोरी लिखते जा रहे हैं। आई होप द बेसिक्स आर क्लियर। यस, टेम्पलेट डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, और जो टेम्पलेट हम डिस्कस कर रहे हैं, जो टेम्पलेट हमने फ्रेम किया हुआ है, उस टेम्पलेट में एम्पल स्पेसेस हैं आपकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। काफ़ी सारे ब्लैंक स्पेसेस हैं जहाँ पे आपने एसे के अकॉर्डिंगली जानकारी फिल करनी है। कुछ स्टूडेंट्स जिनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं वो बहुत खुश होंगे कि चलो हमारे पास अपनी तरफ से लिखने के लिए कुछ है, मेरे कंटेंट पे कोई रिस्क नहीं रहेगा, मैं वोकैबुलरी बहुत अच्छी यूज़ करूँगा। दूसरी तरफ वो बच्चे जिनको ऑलरेडी राइटिंग से बहुत डर लगता है कि हमको ग्रामर की बेसिक स्ट्रेंथ नहीं है या ग्रामर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्पेलिंग भी गलत हो जाते हैं। आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन में फिट होते हो, यू डोंट हैव टू गो। व्हाई? बिकॉज देयर आर सर्टेन फिक्स सेंटेंसेस दैट आई एम गोइंग टू गिव यू, जो आपके ऑलमोस्ट हर एसे में यूज हो जाएंगे। सो अगर मुझे खुद से अच्छे से लिखना नहीं भी आता तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि मैंने वो ब्लैंक स्पेसेस फिल कैसे करने हैं। वो ब्लैंक स्पेसेस फिल कैसे करने हैं, दैट आई एम गोइंग टू गाइड यू।
वो मैं आपको लिखवाऊंगी, बताऊंगी कि इनको इन चीज़ों से फिट कर सकते हो। बहुत से ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जो आपके ऑलमोस्ट हर एस्से के साथ कंटेंट के लिए मैच हो जाती है। अब एस्से का टेम्पलेट आप सबके पास है। यस, मैं आपको हैंडआउट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ जो हम आज एस्से डिस्कस करने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेपिटेटिव है। आप ये हैंडआउट्स पास ऑन कीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन। We are going to discuss statement number 1 today. The statement of the essay reads, in the present era, e-books are replacing traditional books. E-books are replacing traditional books. What are the pros and cons of this notion? Main चीजें क्या है? यही मेन बात है स्टेटमेंट में कि आज के एरा में, प्रेजेंट एरा में ई बुक्स जो है वो किसकी जगह ले चुके हैं? ट्रेडिशनल बुक्स की। लाइब्रेरीज भी पैराफ्रेज होके आ जाता है कई बार स्टेटमेंट में। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट हमसे पूछता है व्हाट आर दी प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। सो ये स्टेटमेंट आपकी बोथ साइडेड स्टेटमेंट की तरह अटेम्प्ट हो जाएगी, जहाँ पे हम अपने BP1 में देंगे फायदे और BP2 में देंगे नुकसान। किस चीज़ के? ई बुक्स जो ट्रेडिशनल बुक्स को रिप्लेस कर चुकी है उसके फायदे और उसी के नुकसान। टेम्पलेट की बात की जाए तो टेम्पलेट में आपने हेडिंग फिट करनी है। यस, सबसे फर्स्ट लाइन कहती है आपके टेम्पलेट की, It is an irrefutable fact that dash। अब इस डैश में हम अपनी एस्से की स्टेटमेंट को फिट करेंगे क्योंकि हमें पता है कंटेंट के स्कोर हैं। सो ऐसा कभी भी कोई स्टूडेंट नहीं करेगा कि एस्से की हेडिंग पे अपनी तरफ से लिख के आ जाओ कि वो भी हम याद ही करके गए और हम यही लिख के आ गए। नो, इट इज एन irrefutable fact that, ये हेडिंग है। यस, ई बुक्स आर रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल बुक्स। अगर मुझे आता है पैराफ्रेज करना तो मैं ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग कर सकती हूँ। अगर पैराफ्रेजिंग में डिफिकल्टी होती है, ग्रामर का सेंस नहीं पता चलता, देन वी कैन कंटिन्यू विद द सेम हेडिंग जो हमको एग्जाम में दी होगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हेडिंग में हमेशा आपने मेन बात पिक करनी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन का जो फर्स्ट वर्ड है और जो लास्ट वर्ड है वो पूरा लिख देते हैं। अब व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस नोशन, ये लिखने की क्या जरूरत है? दिस इज नॉट योर हेडिंग। ये तो वो आपसे पूछ रहा है फायदे और नुकसान बताओ। तो हेडिंग में हमने सिर्फ और सिर्फ मेन बात इंक्लूड करनी है और इसके बाद का जो भी स्ट्रक्चर है वो सारा हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया होगा। सो मेरा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ बनेगा, इट इज एन इररिफ्यूटेबल फैक्ट दैट e-books are replacing traditional books, which was always debatable, has now become more controversial, with many people claiming that it is beneficial while others reject this notion. The substantial influence of this trend has sparked controversy over the potential impact in recent years. In this essay, I shall discuss my point of view. अब मैंने अपना point of view देना है। Yes, मेरा point of view क्या है? दो तरफा, both sided। My point of view by analyzing the advantages and disadvantages of this trend and thus will lead to a plausible conclusion. So मैंने क्या किया, अपने इंट्रोडक्शन में जो मैं पूरा प्रिपेयर करके गई थी फिक्स स्ट्रक्चर, उसमें एंड एडवांटेजेस के बाद एंड डिसएडवांटेजेस दे दिया, सो दैट आई एम ऑलरेडी गोइंग टू अनाउंस कि मैं क्या लिखने वाली हूँ। मैं क्या लिखने वाली हूँ? फायदे और
नुकसान, दोनों चीजें। इसके बाद जो आपका बॉडी पैराग्राफ 1 रहेगा वो जाएगा आपका एडवांटेजेस पे। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आप पहले एडवांटेजेस देके बाद में डिसएडवांटेजेस दो, या पहले डिसएडवांटेजेस देके बाद में एडवांटेजेस दो, ठीक है। आई विल टेक द पॉजिटिव फर्स्ट एंड देन द नेगेटिव्स इन द बॉडी पैराग्राफ 2। अब ऐसे है ई लर्निंग पे, क्या फायदे हैं ई लर्निंग के? क्विक इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है बहुत कम टाइम में। यस, यू कैन यूज इट एट योर कन्वीनियंस एनी टाइम एनीवेयर, राइट। और क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं? ओके, इंफॉर्मेशन इज इजी टू स्टोर एंड होल्ड। अगर मुझे बुक्स नोटबुक्स में बहुत सारा मटेरियल रख के उसको सेव करना होगा तो काफी सारी स्पेस लगेगी। ऑनलाइन लर्निंग में स्पेस प्रॉब्लम नहीं है। और यस, इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, आप पेपर का उपयोग कम कर रहे हो, एनवायरमेंट को नुकसान कम हो रहा है। कुछ नुकसान भी हो सकते हैं ई लर्निंग के, ऑनलाइन लर्निंग के। क्या नुकसान हो सकते हैं? वेरी कॉस्टली। ओके, ई बुक्स जो है आपकी कई बार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वर्जन होते हैं, ठीक है। सॉरी, ओके, यस, एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड just sitting in front of the computer throughout the day or doing things online may affect your health, specifically your eyesight and the body posture. तो हेल्थ हजार्ड्स भी हो सकते हैं, हेल्थ पे भी नुकसान हो सकता है। और एनी अदर डिसएडवांटेज जो आपको हो सकता है ई लर्निंग से? ओके, यस, कई बारी जो सोर्स है जहां से आप इंफॉर्मेशन पिक करते हो वो ऑथेंटिक नहीं होता, टेस्टेड नहीं होता, तो वहां से फेक इंफॉर्मेशन भी है जो वो स्प्रेड हो जाती है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है। सो हमने कुछ एडवांटेजेस डिस्कस किए, कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए। हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर रेडी है, हम ये सिंपल और शॉर्ट पॉइंट्स उसमें फिट कर देंगे। मैंने बोला सिंपल और शॉर्ट, क्योंकि बेटा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने के अलग से कोई नंबर नहीं मिलते, लेकिन अगर हम गलत बनाते हैं तो स्कोर डिडक्ट जरूर होगा। इसीलिए बेटर है कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस बनाइए, सिंपल सेंटेंसेस बनाइए, ताकि ग्रामेटिकल एरर्स कम हो। वोकैबुलरी, लिंग्विस्टिक रेंज की आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, कोहेरेंस की आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर में एम्पल इंक्लूडेड है। सफिशिएंट वोकैब, आपकी एकेडमिक वोकैब और कनेक्टर्स सब कुछ आपके आंसर में ऑलरेडी है। सो हमने क्या करना है, टॉपिक के हिसाब से 3-4 शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने हैं, ताकि ग्रामेटिकल एरर्स भी ना हो और कंटेंट भी कंप्लीटली मैच कर जाए। सिमिलर रहेगा हमारा बॉडी पैराग्राफ 2, वहां पे भी शॉर्ट सेंटेंसेस, ताकि ग्रामर गलत ना हो, जिन वर्ड्स के स्पेलिंग्स में आपको कहीं पे भी डाउट हो, प्लीज डू नॉट यूज सच वर्ड्स। उसकी कोई ना कोई सिनोनिम टर्म यूज करो, उसके लिए कोई दूसरा वर्ड यूज करो, क्योंकि अगर स्पेलिंग एरर होगा तो स्कोर डिडक्ट होगा ही। इट इज बेटर कि जहां पे डाउट हो वो वर्ड को अवॉइड करो। लास्ट में आएगा हमारा कंक्लूजन, कि हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देते हुए अपना कंक्लूजन जो आप लोगों के पास स्ट्रक्चर में रेडी है उसको फिट इन कर दो। अब सब कुछ हो गया, टाइप भी कर लिया, पॉइंटर्स भी छोटे दे दिए। जब तक आप प्रूफ रीड नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट क्लिक नहीं करोगे। आई वुड से दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, सबसे लास्ट स्टेप है पर सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लिखते हुए शायद मेरे को इतनी गलतियां नहीं लगती हो जितनी टाइपिंग एरर्स हो जाते हैं। कई बार कीज बहुत ज्यादा डबल प्रेस हो जाती है, जोर से प्रेस हो जाती है, डबल टाइप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने इस लिखना था, डबल टाइप हो गया, डबल एस आ गया, टाइपिंग एरर है। कंप्यूटर ऑफ कोर्स वो डिडक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि मेरे स्पेलिंग गलत है। प्रूफ रीडिंग का सबसे अच्छा तरीका, आप बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे और राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे। हम जब लिखते हैं
तो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, है ना, ऐसे ही चलते हैं। लेकिन जब हम प्रूफ रीड करेंगे तो हम लेफ्ट टू राइट और शुरू से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब मैं एक स्ट्रक्चर याद करके जाती हूँ, ऑब्वियसली मेरे दिमाग में वो बहुत अच्छे से फिट हुआ हुआ है। अब मेरी याददाश्त में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पेपर में प्रॉब्लम कहाँ आएगी? टाइपिंग में। तो जब हम इसको बिल्कुल बिगिनिंग से चेक करना शुरू करते हैं, आई हैव नोटिस्ड मेनी स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक कि शुरुआत से चेक करना शुरू करा, साथ साथ टेम्पलेट बोलते जाते हैं, दिमाग में टेम्पलेट इतने अच्छे से फिट होता है कि एज्यूम करते जाते हो हमने वही सब लिखा है। एजम्पशन पे, अंदाजे पे नहीं होगा काम। प्रूफ रीडिंग में हर एक वर्ड प्रॉपरली चेक करना चाहिए, बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट विद व्हाट आई हैव लर्न, द प्रॉब्लम माइट बी व्हाट आई हैव टाइप्ड। टाइपिंग में प्रॉब्लम होगी, लर्न तो मैंने किया ही हुआ है। इसीलिए अगर सीधी सीक्वेंस में चलोगे, याद वैसे ही हुआ है, तो उसी को बोलते जाओगे और यहाँ पे ध्यान नहीं जाएगा। सुपरफिशियली बस ऊपर ऊपर से चेक किया और वहां पे एरर्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हमने चेक करना है राइट टू लेफ्ट। क्यों? क्योंकि मैंने उल्टी सीक्वेंस नहीं याद की, नहीं ना। जब मैं उल्टी सीक्वेंस में प्रूफ रीड करना शुरू करूंगी तो ऑटोमेटिकली हर वर्ड बैक से पढ़ो तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा उसको देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। और ये स्ट्रक्चर और इसमें पॉइंटर्स फिट करके बहुत इजीली रफली 12 to 14 मिनट्स के अंदर अंदर हर स्टूडेंट टाइपिंग कंप्लीट कर लेता है। सो यू हैव एम्पल टाइम, सफिशिएंट टाइम बचता है आपके पास एग्जाम में भी, जिसमें आप अपना पूरा टेक्स्ट जो आपने टाइप किया है उसको प्रूफ रीड कर पाएंगे। कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं बच्चों के दिमाग में कि मैम अगर हम बैक स्पेस यूज करते हैं तो क्या हमारा रिटन रिस्पॉन्स कम हो जाएगा, हमारे स्कोर्स डिडक्ट होंगे? ऐसा कुछ नहीं है, उससे आपके स्कोर पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। सो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अब हम अटेम्प्ट करके देखेंगे हमारा एस्से का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।